वालेकुम सलाम सर। पेज नंबर बताएं जरा मुझे। हेलो, हाँ जी, जी बताएं, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें जरा भी। ठीक है, अच्छा ये चीज, ये क्वेश्चन आप कह रहे हो। असल में बात ये है कि दोनों के यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है दोनों के दरमियान क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। जब आपका बी जीरो है, इट मींस यू आर इन ए पोजीशन ऑफ हेड ऑन कोलिजन। तो उस वक्त जब अल्फा पार्टिकल उसके नजदीक आएगा तो मैक्सिमम फोर्स, वो क्लोजेस्ट अप्रोच उसका डिस्टेंस होगा, और जो उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी रिपल्सिव, वो मैक्सिमम होगी, और इसलिए जो स्कैटरिंग एंगल है वो लार्ज होगा। मसलन जब बी जीरो है तो वो जिस पाथ पे आया था उसी पाथ पे वो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आप बी की वैल्यू लिटिल बिट इंक्रीज कर दी, तो अब जब वो उसके पास आ रहा है तो अब हेड ऑन कोलिजन की सूरत हाल नहीं है। ये ऐसे ही है अगर आपके पास एक बॉल हो, हैवी बॉल, और एक लाइटर बॉल आप उसके ऊपर फेंक रहे हैं। अगर वो लाइटर बॉल उसकी लाइन में जा रही है और उसका लाइटर बॉल का सेंटर और बड़ी बॉल का सेंटर जो पड़ी है एक लाइन में है, तो क्या होगा, वो लाइटर बॉल उसके साथ जाके स्ट्राइक करेगी और वापस उसी तरफ जो है वो बाउंस बैक हो जाएगी जिस एंगल पे आई थी। लेकिन अगर दोनों का जो सेंटर है वो एक लाइन में नहीं है, तो जो लाइटर बॉल है अगर उसके साइड से जाके टकरा रही है तो वो किसी और एंगल पे वो चली जाएगी। यही सूरत हाल यहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। अगर दोनों का लाइन ऑफ सेंटर एक लाइन में है तो जो अल्फा पार्टिकल आया वो उसी लाइन पे वापस स्कैटर करके यानी 180 पे स्कैटर हो गया। बी आपने बढ़ाया तो बी बढ़ाने से जो आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो भी बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली जो रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर लग रही है, यानी अब हेड ऑन कोलिजन नहीं है, अब ग्लेंसिंग वन है, तो उसका यानी आफ्टर स्कैटरिंग जो एंगल होगा वो बी के इंक्रीज होने की वजह से वो अब मैक्सिमम नहीं रहेगा बल्कि उससे रिड्यूस हो गया। अब जितना आप बी बढ़ाते चले जाएं, बेसिकली आप उसके सेंटर से दूर होते चले जा रहे हैं, आर बढ़ता जा रहा है। आर क्या था, यानी जो इंस्टेंटेनियस सेपरेशन है बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। तो जो रिपल्सिव फोर्स है, जितना आर ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स क्या होगी, कम होगी, क्योंकि 1/r² से वेरी करती है। तो इसलिए स्कैटरिंग एंगल उसका रिड्यूस होता चला जाएगा। जितनी ज्यादा फोर्स उसके ऊपर लगेगी उतना स्कैटरिंग एंगल होगा ज्यादा होगा। राइट, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहां तक हम पढ़ चुके थे 5.21, राइट? ये क्वेश्चन पढ़ ली थी ना हमने, यस सर, हो गया था। हो गया था। अब न्यूक्लियर डायमेंशन, ये जो हमने अभी तक पढ़ा है इसकी मदद से लोगों ने उस वक्त एक एस्टिमेटेड वैल्यू मालूम की
कि न्यूक्लियस का डायमेंशन क्या हो सकते हैं न्यूक्लियर के, एक एस्टिमेटेड वैल्यू। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट वैल्यू, आई एम सेइंग एस्टिमेटेड वैल्यू, क्योंकि एट दैट टाइम ये भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी। तो लोग जानना चाहते थे कि अगर हाइड्रोजन एटम के केस में अगर एटम का साइज हमने मालूम किया फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो न्यूक्लियस जो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंटर में जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पीपल वांट्स टू नो व्हाट इज द साइड ऑफ द न्यूक्लियस, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। तो अल्टीमेटली यही जो फार्मूला है, इसकी मदद से लोगों ने ये मालूम करने की कोशिश की कि अपर लिमिट ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल्स को नॉन काइनेटिक एनर्जी को फॉल करवाया और हेड ऑन कोलिजन की सूरत हाल है, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल जब एक लेट्स से गोल्ड फॉइल रखी उसका न्यूक्लियस है, तो उसके हेड ऑन कोलिजन के फॉर्म में आ रहा है, तो एक खास डिस्टेंस तक वो उसके क्लोज आएगा और फिर क्या होगा, वो वापस अपने ही पाथ में स्कैटर कर जाएगा, यानी वो 180 उसका जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो क्या होगा 180। कौन सी सूरत हाल बनी, ये जो आपका जब भी इसमें बी जीरो है, यानी ये जो नीचे नीचे वाली लाइन है ये वाली सूरत हाल हो गई, बी जीरो है, यानी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सेंटर के अलोंग आ रहा है। तो अगर ये सूरत हाल है तो आपके पास क्या होगा, एक खास डिस्टेंस मैंने दिखाया वो क्लोज आएगा और फिर वापस चला जाएगा। वो जितना उसके करीब आया मैक्सिमम क्लोज आ सकता है वो कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बी जीरो है और स्कैटरिंग एंगल इस सूरत में 180 हुआ। अब जब वो अपने क्लोज आके रिटर्न हुआ तो उस वक्त उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यहां से हम लिख सकते हैं टी जो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z स्क्वायर ओवर r नॉट, ये हम उस टाइम लिख सकते हैं। तो 2e जो है वो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है और ze जो न्यूक्लियस है उसका है। तो यहां से r नॉट हम लिख सकते हैं 2ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट t, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ द, डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल भी है लेकिन उससे बढ़ के जो कि सेम रहेगा सब उसके लिए एटम्स के लिए, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। मीन कि अगर आप टी भी फिक्स कर लें यानी नॉन काइनेटिक एनर्जी, आप ये 7.7 MeV के ही अल्फा पार्टिकल आप थ्रो करें और डिफरेंट फाइल्स रखें, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम एटसेट्रा, जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स है उनकी फाइल रखें और नॉन काइनेटिक एनर्जी जो कि 7.7 MeV है लेट्स से, जो सबके लिए सेम हो, वो उसके अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर फॉल करवाएं और डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच मालूम करें जब हेड ऑन कोलिजन सूरत हाल है। अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो सेम होगा सब में, तो उसका कोई मसला नहीं, टी भी सेम होगा, तो इसका मतलब है किस पे वेरी करेगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ZE के ऊपर, यानी डिफरेंट अगर न्यूक्लियस है यानी न्यूक्लियस डिफरेंट एटम्स के हैं तो इसका मतलब है चार्ज Z जो है वो डिफरेंट होगा और डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच भी वेरी कर जाएगा। तो लेट्स से अगर आपने डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच फॉर गोल्ड फाइल मालूम करना है और काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की 7.7 MeV और इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लें और आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो इक्वल होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 3.8 इंटू -16। Z को अभी हमने वैसे ही लिख लिया, अभी गोल्ड की वैल्यू Z की पुट नहीं की, मीटर यूनिट्स है। अगर हम ये कैलकुलेशन
फॉर गोल्ड करना चाहें तो गोल्ड के लिए जो z होता है वो 79 होता है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर गोल्ड क्या हो गया, गोल्ड एटम्स 3 × -14 मीटर। अब आपने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम के केस में जो फर्स्ट ऑर्बिट का आपके पास रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह बाकी एटम्स का भी इसी रेंज में होगा, यानी -10 की रेंज में। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, -14 -15 मीटर। तो आज आपको पता है कि न्यूक्लियस का साइज -15 की रेंज में होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको एक क्लू मिल गया कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के साइज से ऑलमोस्ट 10⁻⁵ टाइम्स लोएस्ट इन साइज होता है, यानी न्यूक्लियस सेंटर में है। ये पता एक आइडिया मिल गया कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज से अबाउट -5 टाइम्स लो है, और देयर इज अ स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। इसको एक दफा पढ़ लें, फिर मैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की तरफ चलता हूँ। इतने पोर्शन को एक दफा पढ़ें। ओके जी, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो कि और जिसमें हमने कहा था कि देयर इज अ टेनी मैसिव पॉजिटिवली चार्ज है इन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और एटम एज ए होल न्यूट्रल है। काफी हद तक इसको एक्सेप्टेबल, इस मॉडल को एक्सेप्ट किया गया, माना गया, रादर देन जो थॉमसन का मॉडल था कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्लाउड था और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड थे, यानी वो मूव नहीं कर रहे थे। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जिसमें ये कहा गया कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द मौजूद है, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हिंडर कर रही हो कि वो इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड इन लोकेशन है, बल्कि द थॉट कि इट इज मूविंग अराउंड द जो है वो न्यूक्लियस। तो अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ स्टेबल ऑर्बिट्स, और हम कंसिडर करते हैं कि लेट्स से कि अगर वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो उनको उस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करा रही है, और उसको बैलेंस किए हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टेबल ऑर्बिट उस कब पॉसिबल है जब सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंसिंग बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, आपके पास Fc इज इक्वल टू mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4πε0 e²/r। अब कंडीशन ऑफ ऑर्बिट स्टेबिलिटी Fc इज इक्वल टू Fe, दोनों फोर्सेज यानी इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कराया तो mv²/r हो गया 1/4πε0 e²/r²। यहां से आप देखें तो v को सेपरेट करें तो आपके पास v की वैल्यू, यानी इस इक्वेशन से यू कैन फाइंड आउट v, और v की वैल्यू आपके पास आ गई e/4πε0 m/। ये आ गई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जिससे वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। अब एटम की टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² के इक्वल है, और पोटेंशियल एनर्जी -e²/4πε0r है।
माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, फोर्स जो है ऑन द इलेक्ट्रॉन वो माइनस आर डायरेक्शन में। तो मेरे पास टोटल एनर्जी हो गई mv² माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो कि E²/4πε0r है। तो v की वैल्यू mv² में पुट कर ले, इक्वेशन जो आपके पास ये सामने आ रही है 5.24, तो आपके पास E बन गया E²/8πε0r माइनस E²/4πε0r, या इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हो गया टोटल एनर्जी माइनस E²/8πε0r। ये आपके पास ऑर्बिट स्टेबिलिटी दिखाया गया है कि Fc जो है वो Fe की इक्वल है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर अराउंड द न्यूक्लियस, और R जो है स्मॉल वो सेपरेशन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज। अब एक्सपेरिमेंटली ये चीज उन्हीं दिनों में मालूम हुई कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी बाइंडिंग एनर्जी से क्या मुराद, अगर इतनी एनर्जी आप किसी भी हाइड्रोजन एटम को दे दें तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो इट मींस यू नीड टू प्रोवाइड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन या उसको आयोनाइज कराने में। तो अगर आप इस फार्मूले के अंदर इस फार्मूले को इस अंदाज में रीराइट करें कि R एक साइड पे ले जाएं और E नीचे ले जाएं, तो आपके पास फार्मूला क्या बन गया, R इज इक्वल टू -E²/8πε0E। E जो है वो मैंने बता दिया बाइंडिंग एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या इन टर्म्स ऑफ जूल जो है वो 2.2 × 10⁻18 -18 जूल है। तो ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो R है वो बन गया 5.3 × -11 मीटर। यानी जो आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस जो है वो आपके पास क्या आ गया, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज हाउ वी हैव वेरीफाइड अगेन कि जो रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम है वो इन द फर्स्ट ऑर्बिट वो आपके पास 0.53 एंगस्ट्रॉम आपके पास आ गया। तो कोई क्वेश्चन यहाँ पे है तो पूछ लें। If there is a question, please ask. Otherwise इसको एक दफा रीड कर लें इस पोर्शन को। जी कोई क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं सर अभी।
मैं क्लास पढ़ा लूँगा। क्या खैरियत? यार ये जो यूनिवर्सिटी का लेटर हेड है ना उस पे रमजान से बनवाओ।